हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे और इसमें ऑलरेडी आप दो वीडियोस अब तक पहुंच चुका है, जिसमें पहला वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होता है वो कैसे निकाला जाता है। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वेरिएबल फोर्सेस से जो वर्क होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। और नेचर ऑफ वर्क भी हो गया था। आज हमारा क्लास जो है वो कंप्लीटली इस बात पर बेस्ड होगा कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जाए तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं है? और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दो टाइप का लेंगे हम। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि फोर्स पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल हो। क्लियर है कि नहीं? तो फिलहाल हेडिंग जो लिखे हैं वो लिखे हैं वर्क डन कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहाँ पे ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है और वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो पहले जो थोड़ा सा टफ है उसी से शुरुआत कर रहे हैं, वेरिएबल फोर्स से शुरू कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो क्लास का क्या पर्पस है समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन करना वर्क डन का, जहां पर हमें सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ रहेगा। और हम बार बार बोल रहे हैं यहां जो फोर्स हम ले रहे हैं कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। तो चलिए आपके सामने एक ग्राफ है, इधर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और इधर हम ले लेते हैं फोर्स। कौन सा फोर्स है? अगेन वेरिएबल फोर्स है। अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो कुछ इस प्रकार होता, ना तो फोर्स बढ़ता ना तो फोर्स घटता। ऐसा फोर्स नहीं है। कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं। मतलब यहां पर फोर्स वेरी कर रहा हो सकता है, फोर्स इस तरह से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो पता चल रहा है कि यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है वो वेरिएबल फोर्स का है। यहां पर फोर्स कुछ और है, चेंज होता जा रहा, फोर्स चेंज होता जा रहा, चेंज होता जा रहा, चेंज होता जा रहा। क्लियर है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स चेंज होता जा रहा है। लेट्स सपोज कि जब फोर्स लगाना आप किसी ऑब्जेक्ट पर स्टार्ट किए, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट था वो x1 था, और फाइनल जब आप डिस्प्लेसमेंट जब इस पर फोर्स लगाएं, फाइनल जब इस पर फोर्स लगा करके छोड़ रहे हैं, उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है? x2 हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और ये जो फोर्स है वेरिएबल है, मतलब यहां पर कुछ और फोर्स है, थोड़ा ऊपर गए तो कुछ और फोर्स है। मतलब इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स दो अलग अलग फोर्सेस आपको दिख रहा है। यहां पर क्या है? इनिशियल फोर्स। यहां पर क्या है? फाइनल फोर्स है। और इसके बीच में बार बार चेंज हुआ है, हर जगह फोर्स का वैल्यू अलग अलग है। क्लियर है कि नहीं? लिखा है लेट अ बॉडी हुज इनिशियल पोजीशन इज x1, स्टार्ट में पोजीशन क्या है उसका? x1 इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इस पर एक वेरिएबल फोर्स लगाया गया, हुज मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंड द बॉडी एक्वायर्स इट्स फाइनल पोजीशन x2, और ये फोर्स लगाते 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 इसका जो पोजीशन है वो क्या आ चुका है? x2, मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है? x2 है। क्लियर है कि नहीं? सिंपल, समझ में आ रहा है? क्लियर है? हमने यहां पर कहीं पे ये बात नहीं लिखा है कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ऐसा नहीं लिखा। तो मतलब स्ट्रेट लाइन में भी चल सकती है और कहीं मतलब कोई और पाथ पे भी, कर्व्ड पाथ पे भी चल सकती है। इस पर, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर आगे बात करते हैं। अब हमें क्या देखना है? अब हमें क्या करना है? हमें वर्क निकालना है इस ग्राफ के मदद से। हमें दिया हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। हमें निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला बताइए पहले। वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला है वेरिएबल फोर्स के लिए जो है वो बताइएगा। वेरिएबल फोर्स के लिए होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। याद आ रहा है? डीएस क्या होता था? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? बोलने का मतलब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहां है? तो किसी एक जगह डिस्प्लेसमेंट को एक स्ट्रिप काटिए यहां पर, जहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को फिलहाल आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को एक्स के टर्म पे लिख रहे हैं ना बच्चा, तो एक काम करो, यहां पर क्या करो, एक्स थिकनेस का, सॉरी डी एक्स थिकनेस का आपने एक स्ट्रिप काट लिया। कहां से कहां काट लिया सर? इनिशियल जो पोजीशन था उससे एक्स डिस्टेंस पर काट लिया। इनिशियल जो आपका पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वहां से एक्स डिस्टेंस पर आपने एक इस ग्राफ में स्ट्रिप काटा डी एक्स थिकनेस का।
क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बात और, इस जगह पे फोर्स कितना है? यहाँ पे जितना फोर्स होगा मतलब ये वाला फोर्स, क्लियर है कि नहीं? लेट सपोज यहां पर जो फोर्स है वो इस टोटल फोर्स का एवरेज वैल्यू है। क्या है? एवरेज वैल्यू है। लिख रहा है लेट एफ बी द एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिएबल फोर्स विद इन द इंटरवल डीएक्स। ये जो डीएक्स है ये इस इंटरवल में जो फोर्स यहां पर लग रहा है वो फोर्स कितना है? लेट सपोज इट इज एवरेज फोर्स एफ। क्लियर है कि नहीं है? अब सुनिएगा, फ्रॉम पोजीशन x टू x प्लस dx, मतलब क्या? सुनो ध्यान से, यहां से फोर्स लगाना आप चालू किए, मतलब यहां से फोर्स लगाना चालू किए, फोर्स लगा रहे हो, चेंज होता जा रहा, फोर्स चेंज होता जा रहा, चेंज होता जा रहा, चेंज होता जा रहा, चेंज होता जा रहा, यहां पर आके रुक गए, यहां से फोर्स लगाना चालू किए, यहां पर आके रुके हो। क्लियर है कि नहीं? इनिशियल पोजीशन x1 है और फाइनल पोजीशन यहां पर क्या लिखेंगे? बोले सर dx, तुम बुर्बक कहीं का। यहां से लेकर के यहां तक क्या है डिस्प्लेसमेंट वो देखना होगा। सर यहां से यहां तक क्या है? x और प्लस छोटा सा स्ट्रिप dx। हम बोल रहे हैं ना यहां से कितना दूर पर आपने स्ट्रिप काटा? x डिस्टेंस पर, तो x डिस्टेंस प्लस dx। यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप कह सकते हो अगर यहां से शुरू कर रहे हैं तो 0, और यहां कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? x प्लस dx हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर पोजीशन कह रहे हो तो पोजीशन हो सकता है आप ग्राफ बना रहे हो और यहां पर 0 आप मानते हो, जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट हुआ कहानी, हो सकता है यहां से स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है ना इस जगह को हम क्या लिख रहे हैं? x1, हो सकता है x1 का वैल्यू 2 हो, तो 2 मीटर से कहानी चालू हुआ है, हो सकता है यहां पर 10 मीटर तक कहानी चल रहा हो, ये मान लीजिए 10 मीटर, इस बीच में यहां पर कहीं पर हमने स्ट्रिप काटा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना डिस्टेंस पर? तो हम बोल रहे हैं x डिस्टेंस पर, ये हो सकता है 3 मीटर डिस्टेंस हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात हम कहना चाहते हैं। आगे हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चीज बहुत आसान है, 2 मिनट लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि थियोरेटिकली आप पूरा क्लियर रहें, क्योंकि क्लास 12 भी पढ़ना है आपको। नहीं तो 2 मिनट लगता है, इतना ही बोलना था। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ रहता है उसके अंदर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करके वर्क निकाल दीजिए, इतने हमको बताना था, खत्म हो जाता लेक्चर। लेकिन क्यों एरिया, ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? इसलिए टाइम लगेगा, आराम से समझिए। तो हमने क्या किया कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक क्या किया, इसको, ये फिलहाल हमारा यहां तक के बारे में बात हो रही है, इसका आगे बाद में बात होगा। यहां फोर्स लगाना चालू किए, डिस्प्लेसमेंट होना चालू हुआ, चालू हुआ, चालू हुआ, यहां पर आके रुके। तो यहां पर इसलिए ये बात लिख रहा है लेट एफ बी द एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिएबल फोर्स विद इन द इंटरवल dx। इस इंटरवल में जो वेरिएबल फोर्स है उसका एवरेज वैल्यू क्या है? एफ है फ्रॉम पोजीशन x टू x प्लस dx, दैट इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। आप बोल सकते हैं इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स लगा है वो हम मान रहे हैं कितना है? f है। f क्या है? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है पता है? मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, बात को समझिए, वो वाला कहानी याद आ रहा है। आप घर से निकले हैं, आप घर से निकले हैं और आप साइकिल से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। आपको स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर साइकिल राइड करके जाना है। क्लियर है कि नहीं? आपको टाइम 1 आवर का लगता है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना है या एवरेज स्पीड कितना, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड कर जाता है वेलोसिटी, लेकिन स्पीड तो बता ही सकते हैं, जरा बताइएगा। 10 किलोमीटर पर आवर, ये क्या बताएं आप? एवरेज। लेकिन हो सकता है कि आप साइकिल चलाते हुए कहीं पर ब्रेक किए होंगे, रुके होंगे। हो सकता है कि 10 किलोमीटर पर आवर जो आप अभी आंसर कह रहे हैं वो 10 किलोमीटर पर आवर जो है उससे ज्यादा भी स्पीड से कभी साइकिल चलाए होंगे, खाली रास्ता मिला होगा, ज्यादा स्पीड चलाए होंगे। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि किसी स्मॉल इंटरवल के लिए जो चीज आप बता रहे हैं, हर इंटरवल को बांट दिया जाए, अगर इक्वली बांट दिया जाए, अगर इक्वली बांट दिया जाए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 10 किलोमीटर आपने चला और कितना टाइम लिया आपने? 1 आवर टाइम लिया। तो क्या हर जगह आप सेम स्पीड मेंटेन किए हैं? 10 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आप बोल रहे हैं, क्या हर जगह सेम स्पीड मेंटेन किए हैं? ऑब्वियसली नहीं, कहीं पे फास्ट हुआ होगा, कहीं पे स्लो हुआ होगा। तो आप जब इस पूरे डिस्टेंस, पूरे स्पीड को जो कि आपने लाया है छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट दोगे तो एवरेज वैल्यू जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? यही आएगा। मतलब जो आप बोल रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर, वो किस चीज का वैल्यू है? एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आ रहा? तो हम यहां पर वही बात कह रहे हैं बच्चा, कि फोर्स यहां से लगा रहे हो, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन पूरा यहां से लेकर के यहां तक के इंटरवल के बारे में अगर हम बात करें तो एवरेज वैल्यू ही आंसर किया जाता है, कि जो इस छोटा सा इंटरवल में
या बोल सकते हैं इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो हमने यहां पे जो वर्क लिखा है, वर्क इक्वल टू फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, आप बोल सकते हैं एवरेज फोर्स है। और ये जो डीएस लिखा हुआ क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स है, हम यहाँ पे डीएस के जगह क्या लिख दे रहे हैं, डीएक्स लिख दे रहे हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चाहिए, आपको यहां से लेके यहां तक चाहिए। आपने अभी कहां से कहां तक किया, आपने सिर्फ यहां से शुरू किया, यहां पे जाके रुक गए, हाँ कि ना? आपको क्या करना है, यहां से यहां तक करना, तो इंटीग्रेट कर रहे हो ना तुम। ऐसे ऐसे अगर छोटे छोटे कई स्ट्रिप्स हैं, ऐसे स्ट्रिप्स हैं, बात को समझिएगा, सभी स्ट्रिप्स को अगर ऐड कर दिया जाए, सुनो ध्यान से, ये जो डीएक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे एक तो डीएक्स है मान लो, फिर डीएक्स है, फिर डीएक्स है, फिर डीएक्स है, फिर डीएक्स है, सारे डीएक्स 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 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, बोलो x2 से x1 मतलब क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा कि नहीं, बोलो फटाफट। अरे यार मान लो यहाँ 2 है, यहाँ पे 10 है, तो कितना हो जाएगा ये पूरा डिस्टेंस, 10 माइनस 2 दैट इज 8 हो जाएगा। तो ये डीएक्स के बारे में कह रहे हैं कि अगर छोटे 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 बहुत सारा डीएक्स हो जाए, सबको ऐड करने से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आएगा ना। तो ही बोल रहे हैं इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से, इनिशियल से फाइनल तक, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। वही काम करने जा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। अगर हमें टोटल वर्क चाहिए तो ये काम करना होगा हमें, और नहीं तो अगर छोटा सा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखना चाहते हैं तो आप चुपचाप से ऐसे लिख सकते हैं, छोटा सा वर्क होगा एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म हो गया यहां। बस ये कौन सा फोर्स है, दिस इज एवरेज फोर्स, या बोल सकते हैं इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स लगा, दिस इज एवरेज फोर्स। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, पोजीशन 1 x1 से पोजीशन x2 तक, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। यही चीज है, इसका हमने क्या किया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, फोर्स का तो एक्सप्रेशन देगा कि ये जो फोर्स है इसका क्या इक्वेशन है, इक्वेशन के फॉर्म पे हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, इक्वेशन के फॉर्म पे देगा। जब भी dx का यहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां बताना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि फोर्स जब तक आपको नहीं देगा, फोर्स जब तक आपको नहीं देगा, मान लीजिए एग्जांपल है लेट्स सपोज फोर्स इज गिवन टू यू, देखिए किस तरह का दे रहा है, इस तरह का लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं है ना, क्वाड्रेटिक हो सकता है ना, क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज ऐसा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे दिया हुआ, और उसका ग्राफ ये वाला है मान लेते हैं, तो यहां पर बैठाइएगा उस जगह चीज को, और फिर डीएक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में उसको क्या करना होगा। तो आप ये बात बताइए, ठीक है, ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे थे ये तो सर पहले से पता था, लास्ट लेक्चर में आपने ये बात बता दिया था, अभी क्या नया सीख रहे हैं, अभी ये बात नया सीख रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखिए, कुछ और नहीं सीख रहे हैं। ये फोर्स है, ये जो ग्राफ है ये फोर्स है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये क्या है, ये डीएक्स 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 करके इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। समझ में आ रहा है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को अगर इस फोर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, ये एरिया निकलेगा कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, ये फोर्स है, और ये समझ में आ रहा है, इस जगह पर फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स है, ये वाला, ये इस जगह पर फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट है डीएक्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, इस छोटा सा स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा कि नहीं। हम कह रहे हैं यहाँ छोटा सा वर्क अगर निकालना है तो क्या निकालना होगा, एरिया अंडर कर्व ऑफ थिकनेस dx, बोलो हाँ कि ना। इस छोटा सा वर्क को निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, ये जो dx थिकनेस है स्ट्रिप का, उसका एरिया तुमको खाली निकालना होगा। लेकिन अगर हमको यहां से लेके यहां तक वर्क निकालना है तो क्या करना होगा, ऐसे ऐसे कई स्ट्रिप्स हैं, सबका एरिया निकालना होगा, मतलब सबका एरिया निकाल के ऐड करना होगा। अरे बच्चा, सबका एरिया निकाल के ऐड करने से बेटर है, चूंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं यहां पर हम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, फोर्स तो आएगा, और साथ में क्या आएगा, बोलो, देखो ध्यान से, फोर्स तो आएगा, जो फोर्स आएगा वो तो फोर्स आएगा, साथ में कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट आएगा, x1 से x2 तक, मतलब फोर्स इंटू क्या आने वाला, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1,
और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, टोटल एरिया निकल जाएगा, ये पूरा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा ना, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम पोजीशन x1 टू x1 टू x2, बस। तो वर्क डन निकालने का तरीका ये है। और एरिया क्यों हम समझाना चाह रहे थे, क्या आपको समझ में आ गया एरिया क्यों? नहीं तो 2 मिनट में खत्म हो जाता लेक्चर। एरिया क्यों? क्योंकि छोटा सा वर्क अगर हमको निकालना है तो इस छोटा सा स्ट्रिप का एरिया निकालना पड़ रहा है। तो अगर हमको यहां से यहां तक एरिया वर्क निकालना है तो पक्का क्या करना पड़ेगा, ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक बात और क्लियर करते हैं। देखिए, हो सकता है फोर्स इस तरह से दिया रहे, या हो सकता है फोर्स ऐसे भी दिया रहे, साइन एक्स। तब क्या करोगे? तो सर ग्राफ तो फिर ऐसा नहीं होगा। साइन का ग्राफ हम जानते हैं क्या होता है, तब क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रहा कि नहीं है? सुनो ध्यान से, इस ग्राफ एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ है, ये क्या दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है, ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ है तो ये प्लस लेंगे, और नीचे अगर ग्राफ है तो माइनस लेंगे। मतलब इस एरिया को प्लस में रखेंगे, इस एरिया को माइनस में रखेंगे। मान के चलो ये जो एरिया निकलेगा 2 मीटर, एरिया निकलेगा 2 मीटर स्क्वायर निकला, और ये जो एरिया निकला वो भी 2 मीटर स्क्वायर निकला। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा बोलो तो, 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्लस माइनस के साथ, ठीक है। ये बात अगर नहीं भेजा में जा रहा है तो हम लिख के बताते हैं, डोंट वरी। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा? ऐसा फोर्स होना चाहिए जो चेंज हो रहा है। देखो ना, एक्स के साथ ये चेंज होता जाएगा कि नहीं, एक्स का वैल्यू बदलते जाओ, साइन ऑटोमेटिक बदलता जाएगा। तो कोई भी चीज हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ लेना होता है एरिया को। ये बात हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी बताते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है कि वाई एरिया कैलकुलेट हम करते हैं, क्लियर है नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया क्या होता है कि वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब यहां लिख दिया x1 टू x2। अभी आपने ग्राफ देखा, x1 क्या था, इनिशियल पोजीशन, x2 क्या था, फाइनल पोजीशन। यहां पर एक स्टेटमेंट है जो आप डायरेक्टली याद रखिएगा, इस चीज को विद साइन देखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देते हैं, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया, ग्राफ दिया है, विथ प्रॉपर एल्जेब्रिक साइन रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स। ये क्या स्टेटमेंट कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज एक ग्राफ दिया है, अभी हम क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे, डोंट वरी। और इस तरह का ग्राफ दिया है आपको, इधर फोर्स दे दिया गया है, इधर फोर्स है, क्लियर है, और इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है कि नहीं, इधर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। आपको करना क्या है, वर्क निकालना है। वर्क निकालना मतलब सिंपल, क्या करेंगे, बस इसका एरिया निकालना, किसी भी तरह इसका एरिया निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कि मान के चलिए ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ, ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ, क्लियर है, इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक फोर्स है, मतलब x1 से x2 तक। क्या करना है, इसका एरिया निकाल देना। रेक्टेंगल जैसा दिख रहा, एरिया निकाल देना, रेक्टेंगल का काम हो जाएगा, क्लियर है। लेट सपोज ऐसा एक फोर्स है, क्लियर है कि नहीं, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है। आपको क्या करना है, यहाँ ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, तो यहां से इसका आपको क्या कर देना है, एरिया निकाल देना है, क्लियर है कि नहीं। लेट सपोज ये आपका ग्राफ है, पहले यहां से यहां तक फोर्स है और फिर यहां से यहां तक फोर्स, इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट। क्या कीजिए, समझ में आया क्या बोलना चाहते कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, मतलब फोर्स अगर पॉजिटिव है, फोर्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, फोर्स एक्सिस है ना ये वाला, अगर नीचे की तरफ ग्राफ है तो नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव फोर्स होगा तो नेगेटिव वर्क होगा। बोलने का मतलब ये जो एरिया है इसको अगर हम A1 माने, और ये जो एरिया है
इसको अगर हम A2 माने तो जो नेट वर्क होगा वो क्या होगा बच्चा, A1 माइनस A2। ध्यान रखिएगा, ये जो हम समझाना चाह रहे हैं विथ प्रॉपर एल्जेब्रिक साइन वो क्या है, ये है। क्लियर है कि नहीं? नेगेटिव फोर्स से नेगेटिव वर्क होता है, फोर्स नेगेटिव की तरफ जाएगा तो उसको माइनस करना होगा। बाकी अगर ऊपर की तरफ है पॉजिटिव फोर्स है तो सिंपल पॉजिटिव निकालते जाइए, जो भी एरिया है। लेट्स सपोज इसका एरिया है आपका, मान के चलिए ए है, तो ए इसका वर्क डन होगा। ए अगर इसका वर्क डन एरिया है तो ए वर्क डन होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ अगर ग्राफ के नीचे कुछ बनेगा तो उसको माइनस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? मान के चलिए ऐसा है दिया हुआ, ऐसा है, ऐसा है, तब क्या करेंगे? यहां से यहां तक फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है। मान के चलिए ये एरिया ए है, निकाले इसका एरिया, निकाले कैलकुलेट किए, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? नेगेटिव फोर्स है ना, अगर नेगेटिव फोर्स होगा तो नेगेटिव एरिया होगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं। ग्राफ ही देख रहे हैं, बट जो फोर्स लेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स लेंगे। क्लियर? तो बहुत आसान है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें एक ऐसा ग्राफ लेना है जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो है, लेकिन वहां पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो लेट्स सपोज ग्राफ ऐसा है, इधर ले लिया हम डिस्प्लेसमेंट x और इधर हम ले लिए फोर्स। लेकिन ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट है। मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक फोर्स कांस्टेंट है। सिंपल, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? हियर द फोर्स इज कांस्टेंट। तो एक काम करते हैं, लेट, इसी से लिखते हैं, लेट F be a constant force applied on an object and it starts from position x1 to x2. Then work done by the force F is given by, इस फोर्स का वर्क डन कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, सिंपल। क्या करना होता है, फोर्स इनटू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा? अरे ds नहीं लिखते थे उसमें, हम कांस्टेंट फोर्स में सिंपल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करते थे, और यहां पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है यहां से लेके यहां तक, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x2 माइनस x1 बोल सकते हैं। सो फोर्स इंटू x2 माइनस x1, ये कुछ और नहीं, ये तो एरिया ही है, लेंथ इंटू विड्थ। अगर ये फोर्स F है यहां पर तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ही हो गया, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बिटवीन x1 टू x2। मतलब जो था वही है, बिल्कुल वही है, कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल वही है। ताकि आप कंफ्यूज ना रहे इसलिए आपको ये बता दिया गया। लेकिन इसको लिखने से पहले यहां पर लिख लीजिएगा फॉर कांस्टेंट फोर्स, ऐसे करके, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। फॉर कांस्टेंट फोर्स, फॉर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है? तो अलग कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। अभी भी आपको क्या करना है, ये जो एरिया है वही कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो और कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे टॉपिक से रिलेटेड, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाएंगे। इस ग्राफ को देखना है और क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर करना है पहले। तो पहला सवाल जो आपके सामने आ रही है, ये AMU मेडिकल 2000 में आया हुआ सवाल है, मतलब आज से 25 साल 26 साल पहले का सवाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल में ये सवाल पूछा गया और आप डायरेक्टली उस सवाल को अभी देख पा रहे हैं, ठीक है? आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम, पहले पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। पूरा 10 kg मास मूव्स अलोंग x एक्सिस, कोई मास है 10 kg का,
वो एक्स एक्सिस के अलोंग ये मूव करता है। इट्स एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन इज शोन इन द फिगर। मतलब आपको एक एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ। व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन द मास बाय द फोर्स as the mass moves from x equal to 0 to x equal to 8 सेंटीमीटर। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक से पढ़ लिए। अगर आप पढ़ लिए तो क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और उसके बाद इस चीज को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इस चीज को हम यहाँ पर नोट करके रखे हैं। तो देखिएगा ग्राफ कुछ इस प्रकार है और इस ग्राफ में आपको एक चीज नहीं मिला होगा कि ये जो एक्सेलरेशन है वो किस यूनिट में दिया हुआ है। हम आपको बता रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये जो पोजीशन का इधर एक्सिस है वो पोजीशन एक्सिस क्या है, एक्स, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर है? आपको क्या निकालने बोला गया है, इसको लिख लीजिएगा TRQ1, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन हम बना रहे हैं बच्चा, वर्क निकालना है एंड वर्क इज नथिंग बट एरिया अंडर कर्व। क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, एरिया अंडर कर्व किसका होता है, एरिया अंडर कर्व फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ग्राफ होता है उसका एरिया निकालने से वर्क निकलता है। यहां एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस एक्सेलरेशन के पास जगह पर अगर फोर्स आ जाता है तो कैसे आ जाता भाई, एक्सेलरेशन को अगर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या ये फोर्स नहीं बन जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? अगर इस एक्सेलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, F इक्वल टू ma। तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, इस एरिया को निकाल देना चाहिए। ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एरिया ही निकालेंगे, भले एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो फोर्स लिखना है। तो क्या लिखना होता है असल में, ट्राइंगल का एरिया है ना, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान दीजिएगा, हाफ लिख दिया, बेस पर ध्यान दीजिए। बेस क्या है, बेस ये है 0 से 8, मतलब बेस कितना हो गया 8 माइनस 0 8। लेकिन 8 क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना होगा, इंटू 10 टू पावर -2 कर दिया। क्लियर है ना, मीटर में बदल चुका है, बेस हो चुका है। हाइट पर ध्यान दीजिए, दिस इज हाइट। हाइट क्या है ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ 20, 20 क्या है, एक्सेलरेशन है। 20 कितना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू, यहां लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन यहां पर लिखते हैं कितना, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपको क्या चाहिए, यहां पर अगर फोर्स हो तभी ना आंसर आएगा। तो फोर्स हो मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, m इंटू ए चाहिए। तो मास 10 kg दिया हुआ है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। एक्सेलरेशन आपका 20 है लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो इंटू 10 टू पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ma का वैल्यू को आप कहां बैठाएंगे, हाइट के जगह पे बैठाएंगे, काम हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन तो नहीं बैठा सकते ना यार। क्लियर है, मास के साथ मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन को बैठाना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए साइड में ही कैलकुलेशन कर लिए हैं। तो यहां पर देखिए 200 हो जाएगा, 200 और 10 टू -2 मतलब 2 आ रहा सिंपली। तो सीधा सीधी यहां से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10 टू पावर -2। सब ऐसा यूनिट में था, आंसर भी किस में आएगा, जूल में आएगा। तो देख लीजिए 8 इंटू 10 टू पावर -2 जूल। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? तो कभी कभी आपको टेंशन देने के लिए फोर्स की जगह एक्सेलरेशन दे दिया, आपको एक डाटा दे दिया गया मास लो इतना है, तो आपको आइडिया लगाना है, फोर्स अगर निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन करना होता है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन इज शोन इन द फिगर गिवन इन वन डायमेंशनल केस। मतलब वन डायमेंशनल केस का मतलब जो भी फोर्स वगैरह लग रहा है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है एक ही डायमेंशन, मतलब या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस, वन डायमेंशनल मोशन है। The work done by the force in displacing a body from x equal to 1 centimeter to x equal to 5 centimeter is। ग्राफ इस टाइप का दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे और ऑप्शंस भी दिख रहा होगा। तो हम इस ग्राफ को यहां पर बना के रखे हैं और ऑप्शंस भी लिख के रखा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको वर्क डन निकालना कहां से कहां तक, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर से x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तक। आगे क्या है उससे कोई मतलब हमें है ही नहीं।
क्लियर है कि नहीं? और वर्क अगर निकालना है, सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर वर्क निकालना है तो क्या निकालना है? एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। लेकिन कर्व किसका होना चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और हाँ सर, फोर्स ही दिया हुआ है, इधर डिस्प्लेसमेंट ही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, फोर्स किस में है? डायन में है, और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है, मतलब सीजीएस यूनिट में है। दोनों ही, यस सर, दोनों ही सीजीएस यूनिट। मतलब जो वर्क निकलेगा वो भी सीजीएस यूनिट में निकलेगा, अगर चेंज ना करो तो। और सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग है, अर्ग में ऑप्शंस दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए एरिया निकालते हैं एक एक करके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कई सारे एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। पहले आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना निकाले, यहाँ से, फिर इस एरिया को निकाले, फिर इस एरिया को निकाले, फिर इस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखिए पहला एरिया 1 से लेकर 2 तक कितना डिस्टेंस है? 2 - 1 1 1 इंटू 10, 1 इंटू 10। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट 2 से 3 में देखें, ध्यान से देखिए, 3 - 2 कितना हो गया? 1 1 इंटू 20, तो प्लस में 1 इंटू 20। अरे भाई साहब प्लस में क्यों हो रही? ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, लेकिन ये वाला माइनस होगा। हमने अभी बताया। इसका मतलब माइनस करना होगा इस एरिया के लिए। कितना है? 4 - 3 दैट इज 1 1 इंटू 20, 1 इंटू 20, 1 इंटू 20। क्लियर है कि नहीं? फिर प्लस ऊपर की तरफ है 5 - 4 दैट इज 1 1 इंटू 10, 1 इंटू 10। सर आगे भी तो है, क्या मतलब है? 1 से लेकर के 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट तक ही वर्क बोला है कुछ, तो आगे क्यों कैलकुलेट करेंगे आप? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सवाल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से हो गया 10, और ये 20 है, ये भी 20 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20, और ये डायन और सेंटीमीटर आएगा। डायन सेंटीमीटर मतलब ही क्या होता है? अर्ग होता है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, 20 अर्ग्स। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम ले लिए हैं वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। ठीक है, उसके बाद हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना? तो सुनिएगा ध्यान से। पहले हम कंजर्वेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्लाइड में हम लोग सिर्फ कंजर्वेटिव के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव के बारे में देखेंगे। लिख रहा एक पॉइंट, इन कंजर्वेटिव फील्ड, एक ऐसा जगह जिसे हम कंजर्वेटिव कह रहे हैं, अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसका कंडीशन क्या है? लिख रहा है इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है? एफ डॉट ds इंटीग्रेशन होता है ना, अगर वेरिएबल फोर्स है तो। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। समझते हैं इस चीज को, क्या बोलना चाह रहे हैं। मान के चलिए एक इनिशियल पॉइंट हम ले रहे हैं ए, और यहां से ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है पॉइंट बी तक। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट जाने के लिए इस पाथ का फॉलो कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज पाथ 1। हो सकता है ये इस तरह से यहां पे पहुंचे, दिस इज पाथ 2। हो सकता है ये ऐसा पहुंचा हो, दिस इज पाथ 3। हो सकता है कुछ और भी हो। माने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को जाने के लिए वेरियस पाथ्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि अलग अलग पाथ में जाते समय जो वर्क डन होगा, क्या अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा। अगर अलग अलग होगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर सेम होगा तो वो कंजर्वेटिव। बस यही समझा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब वर्क डन ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, पाथ 1, पाथ 1 के थ्रू अगर ए टू बी जा रहा है, और अगर वर्क डन बाय पाथ ए टू बी, वर्क डन बाय, वर्क डन फ्रॉम गोइंग ए टू बी थ्रू पाथ 2, अगर ये दोनों सेम है तो ये कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। और भी कितना भी पाथ हो, सबका वर्क डन क्या होगा? सबका वर्क डन क्या होगा? ए से बी जाने में जितने भी पाथ्स हैं, जितने भी तरह के पाथ्स हैं, चाहे आप कैसे भी जाएं, वर्क डन सभी में अगर सेम आता, अगर सेम आता, आएगा ऐसा हम नहीं कह रहे, अगर सेम आता है तो उस जगह को, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। और उस जगह जो फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर वर्क डन इन डिफरेंट पाथ्स के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते समय हुआ है,
और वर्क डन सेम आ जा रहा है तो हम उस फील्ड को क्या कह रहे हैं, कंजर्वेटिव फील्ड, अगर ऐसा है तो। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो, अच्छा चलिए, वर्क डन का मतलब यहां पर क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फोर, अच्छा क्लोज इंटीग्रेशन नहीं जानते आप, लीनियर इंटीग्रेशन बोलिएगा ना, कोई बात नहीं, लीनियर इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन जानते हैं? अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लाइन ही तो है, समझ में आ रहा कि नहीं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डीएल लिख सकते हैं, या लीनियर इंटीग्रल है, छोड़ो क्लास 12 में बताएंगे, अभी समझो। ये है वर्क डन, है ना? कहां से कहां तक जा रहे हो, ए से बी तक जा रहे हो, अगर ये बराबर हो जाए फ्रॉम पाथ वन का थ्रू ऐसे जा रहे हैं ए से बी, ए से बी जाने का तीन रास्ता है, 1 2 3, अगर ये बराबर हो जाए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस का, कहां से कहां तक, ए से बी तक, लेकिन थ्रू पाथ टू, और अगर ये बराबर हो जाए क्लोज इंटीग्रेशन एफ डी एस, कहां से कहां तक, ए से बी, लेकिन इस बार चॉइस किए पाथ 3, अगर तीनों का वैल्यू सेम आ जाए बच्चा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड बोल देंगे। क्लियर है ना? इन कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन बाय द फोर्स दैट इज एफ डॉट डीएस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। क्लियर? आगे बढ़े, कुछ और कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में नॉलेज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इन कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन बाय द फोर्स दैट इज एफ डॉट डीएस ओवर अ क्लोज्ड पाथ और लूप इज जीरो। इसका क्या मतलब, क्लोज्ड पाथ और लूप, क्लोज्ड पाथ का मतलब ये होता है, सुनिए ध्यान से, मान के चलिए ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया, वो ए से बी तक गया, इस तरह से गया, ए से बी तक गया, और फिर जो है घर में पर्स भूल गया था, तो फिर बी से ए तक आया, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड लूप। समझ में आ रहा कि नहीं यार, क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जब वर्क डन आप निकालेंगे जब ए से बी जाएंगे तब, और अगर फिर वर्क डन निकालें जब वापस बी से ए तक आएंगे तब, अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो दोनों वर्क का सम निकालिएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर कंजर्वेटिव है तो, क्लियर है कि नहीं? अगर जीरो आ रहा तो बोल देंगे कंजर्वेटिव है, अगर जीरो नहीं आ रहा तो बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर है कि नहीं है? अगेन इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एस, dx लिखा गया गलती से, f डॉट ds a से b जब जा रहे हैं और प्लस कर रहे हैं हम अगेन f डॉट ds को, कहां से कहां तक, b से a वापस आने में, तो हमेशा दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा, अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड है तो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आ गया कंजर्वेटिव? तो इसी से हम ये बात को लिख दिए हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे। फिलहाल जो लिखा हुआ उस चीज को पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं बोर्ड्स में अगर इस तरह का सवाल आए तो कैसे लिखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स फिर क्या हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस टाइप के फील्ड में जो फोर्स काम करता है उसको हम क्या बोल देंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोल देंगे। द फोर्सेस ऑफ दिस टाइप ऑफ फील्ड्स आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेकिन एग्जाम में ये लिखिएगा तो थोड़ी समझ में आएगा उसको कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ फील्ड्स क्या है, यहाँ फिलहाल दिस टाइप ऑफ फील्ड्स ये है, समझ में आ रहा है। द फोर्स बाय विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट इज नोन एज कंजर्वेटिव। ऐसा फोर्स जिस फोर्स के वजह से कोई वर्क डन हो रहा है और वो वर्क डन उस पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, फोर्स लगाओगे तो वर्क डन होगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर फोर्स लगा रहे हो और वर्क डन हो रहा है और वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन it does some work and this work does not depend on the path followed is known as conservative। इस तरह से बना के आप आराम से इजीली लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है? अब सुनो ध्यान से, ये सब तो थ्योरी का बात है, अब एक एग्जांपल लेकर के चीजों को हमको समझेंगे तो फील होगा कि चलिए देखें कुछ कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ा भी है कि नहीं आज तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने नॉन कंजर्वेटिव अभी नहीं सीखा, कंजर्वेटिव पे बात कर रहे हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या है ये समझ लिया कि ऐसा फोर्स जो कुछ वर्क करेगा और अगर वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स कंजर्वेटिव फोर्स के यहां लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको डिटेल्स में क्लास 12 में पढ़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चुका है, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स भी पढ़े हैं, हमने आपको बताया है। स्प्रिंग, स्प्रिंग में आप फोर्स लगाएं
और फोर्स लगाकर कितना फोर्स लगता है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन स्प्रिंग जो रेसिस्टिव फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होता है माइनस के एक्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मैग्नेटिक फोर्स ये भी क्लास 12 में डिटेल में पढ़ना। दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, इनके जो वर्क डन होते हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर है कि नहीं? बट क्लास 11 में आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन, तो उसको प्रूफ करने के लिए यहां पर हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया है, ध्यान से समझिएगा। एंड ऑल दी सेंट्रल फोर्सेस, जितने भी सेंट्रल फोर्सेस है, मतलब दुनिया में जो भी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो सारे कंजर्वेटिव होते हैं इन नेचर। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान के चलिए एक एटम है, न्यूक्लियस से बीच में और इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव कर रहा है, अगर बोर मॉडल को एक्सेप्ट करें तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा? वो भी कौन सा है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जैसे कि सन को अगर हम सेंटर में माने और कोई प्लेनेट पर जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल भी क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है कि नहीं? इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है इफ अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है यहां पे दिख रहा है, इसका मास कितना है? m मास है। लिफ्टेड टू हाइट h, इसको h हाइट तक लेके जाया जाता है। ये प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म के बीच का जो हाइट है वो हमने h रखा है, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बाय डिफरेंट पाथ्स एज शोन, ग्राउंड लेवल है ये। इस ग्राउंड लेवल से हम h हाइट तक इसको लिफ्ट करेंगे, इस मास को। ये बॉडी का मास जो है वो क्या मान लिया हमने? m मान लिया। क्लियर है कि नहीं? m मास का बॉडी है, इसको हम लिफ्ट कर रहे हैं कहां पर? इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि हाइट कितना है ग्राउंड लेवल से? h हाइट पर है। ध्यान से सुनिएगा, a से b तक हमको लेके जाना है, तो इस रास्ते से, इसका नाम दिया हमने पाथ 1, इसका नाम दिया हम पाथ 2, इसका नाम पाथ 3, इसका नाम पाथ 4। तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? हम वर्क डन निकालना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हम यहां पर लिख रहे हैं वर्क डन थ्रू डिफरेंट पाथ्स, यहां लिखते हैं वर्क डन थ्रू डिफरेंट पाथ्स निकाला जाए। चलिए, पहला पाथ, वर्क डन थ्रू पहला पाथ, फर्स्ट पाथ। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है? अरे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, फोर्स का है। ध्यान सुनिएगा बच्चा, जब इसको आप उठा करके यहां ले जाइएगा तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड, हाँ कि ना? इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर काम कर रहा होगा? अभी पाथ 1 पर है, हम पाथ 1 के बारे में वहां डिस्कस कर रहे हैं। इस पर फोर्स क्या लगेगा? mg, है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट है कि नहीं? mg लग रहा है। और आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया यहां से यहां तक ले जाने में? तो डिस्प्लेसमेंट यहां दिख रहा है, क्या है? h डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हो जाएगा? फोर्स के जगह पे mg और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या है? सर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, हाँ कि ना? और डिस्प्लेसमेंट आपने क्या किया? ऊपर की तरफ किया है। अगर 180 डिग्री एंगल हो जाए तो बीच में क्या हो जाएगा? माइनस mgh। हमें पता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? माइनस mgh। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। बट मैग्नीट्यूड से अगर मतलब है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। वैसे वर्क डन क्या है? एक तरह का अमाउंट है, उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? डायरेक्टली mgh लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम यहाँ पर mgh लिखें तो कोई दिक्कत है, लेकिन आपसे पूछे कि किस नेचर का ये वर्क डन है तो आप बोलेंगे नेगेटिव नेचर का है। समझ में आ रहा है? नेचर क्या है? नेगेटिव नेचर है। आपको बात ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम सेकंड पाथ पर आ रहे हैं, इस पाथ पर आ रहे हैं। लेट्स सपोज ये ए पोजीशन पर है और ये बी पोजीशन पर जा रहा है मास। क्लियर है कि नहीं? इस पाथ का ये फॉलो कर रहा है। लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टल से, ये जो पाथ है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इससे ये एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? अब इस पाथ को फॉलो करेगा। चलिए फोर्स देखिए ध्यान से, यहां से उठाकर यहां लेके चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फोर्स क्या है? बात को आपको समझना पड़ेगा कि फोर्स क्या है। यहाँ पर फोर्स क्या है? यहाँ पर आप बोलेंगे सीधा सर mg, नीचे की तरफ गड़बड़ा जाएगा, पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा। आपको फोर्स देखना होगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिस रास्ते में आप लेके जा रहे हैं उस रास्ते के लिए अब फोर्स देखेंगे। हाँ, नीचे की तरफ तो mg ही लगेगा, हमें पता है, लेकिन हमें क्या इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए? हमें इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने यहां से ऐसे लेके गए, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? बच्चा यहाँ पे आपने थीटा लिखा है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ कि ना? तो अगर ये है थीटा है तो ऐसे एक तो लाइन हम बना दिए और इसको आगे बढ़ा दिए तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा हो जाएगा, ये 90 है, हाँ ना? हाँ 90 है, ये 90 है बच्चा।
तो क्या ये थीटा होगा? नहीं, ये थीटा नहीं होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इस तरह से एक लाइन बनाया जाए तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा अगेन। अरे याद आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर इस तरह से लाइन बनाया जाए, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा फिर थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ लाइन बना दिया जाए तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ये सॉल्व करने सिखाए ना हम? सॉल्व करने अगर सीखे हैं तो जरा बताइए इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा? अगर ये थीटा नहीं है तो क्या लगेगा? mg sin थीटा लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर क्या लगेगा? mg cos थीटा लगेगा। हमें इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें इस फोर्स से मतलब है। क्या है? mg sin थीटा। तो फोर्स की जगह हम अगर वर्क डन निकाल रहे हैं बाय पाथ 2 तो हमें लिखना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे? बोलिए mg sin थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फोर्स की जगह mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इस तरह का है, समझ में आ रहा कि नहीं? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां था और ये ऑब्जेक्ट अब यहां पर है तो हम डिस्प्लेसमेंट ये वाला निकालेंगे। अगर ये हमारे लिए एल है मान लेते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमें ये बात पता है ना, अगर यहाँ ऐसा रहता, यहां से यहां तक हाइट हमें पता है, एच पता है, लेकिन हमें ये चाहिए। अगर हमें ये बात पता है थीटा है तो ये नहीं निकाल सकते क्या? एल क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक काम करो, साइन थीटा का यूज करो। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बताओ जरा? पी बाई बी, पी बाई एच, सॉरी, तो पी बाई एच मतलब हो गया एल, तो यहाँ से एल निकालना है तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एच बाई साइन थीटा हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एल के जगह ये एल है, अगर तो ये एल चाहिए डिस्प्लेसमेंट की जगह पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर एल लिखो, और एल लिख करके एक काम करो, अरे भाई साहब समझ में आ रहा? एक काम करते चलो तुमको यहीं पे दिखा देते हैं। इसको हमने क्या मान लिया? एल मान लिया, ठीक है। और ये एल चाहिए, हम एल कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है? ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से। और यहां पर क्या कर देंगे? mg sin थीटा। अब इसको मिटाया जाए, एल का वैल्यू क्या है? h बाई साइन थीटा। इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या हो चुका है, ये एल h बाई साइन थीटा हो चुका है। तो एल की जगह हम h बाई साइन थीटा लिखने जा रहे हैं, h बाई साइन थीटा लिखने चाहिए। ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? mg h बचा। क्लियर है कि नहीं? तो वर्क डन बाई वर्क डन इन सेकंड पाथ इज आल्सो mgh। थर्ड पाथ में आ जाए, चलिए थर्ड पाथ के लिए आपको थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन यहाँ पर क्या हो रहा है सर? स्टीयर से, सर सीढ़ी बना हुआ है, सर सीढ़ी बना हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से जब ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा तो एक वर्क डन होगा, फिर यहां से यहां आएगा तो वर्क डन होगा, फिर यहां से यहां आएगा तो वर्क डन होगा, फिर यहां से यहां आएगा तो वर्क डन होगा, यहां से यहां, ऐसे करते करते कई वर्क डन होंगे। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे ऐसे कई वर्क डन होंगे। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आएगा तो कितना वर्क डन होगा? देखो भाई, सीधा चलने से जो वर्क डन था mgh था, आपको खाली देखना है कि ये हाइट कितना है। लेट्स सपोज दिस हाइट इज h1, लेट्स सपोज दिस हाइट इज h2, लेट्स सपोज दिस हाइट इज h3, लेट्स सपोज दिस हाइट इज h4, लेट्स सपोज दिस हाइट इज h5, एंड लेट्स सपोज दिस हाइट इज h6। बोलिए क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट हाइट से। तो एक काम करते हैं, पहले इस हाइट तक इसको लेके जाते हैं तो कितना वर्क होगा? तो वर्क डन इन सेकंड थर्ड पाथ, वर्क डन इन थर्ड पाथ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक सिर्फ लेके जाएंगे तो कितना वर्क होगा? सर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, अरे डायरेक्शन नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? mg। ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये देखो नीचे क्या लग रहा है? mg, और इसके अगेंस्ट में आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो तो mg, और कितना लेके जा रहे हो? h1 हाइट तक, तो mg h1। बोलो हाँ कि ना? mg h1। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आप यहां तक लेके गए, फिर यहां से यहां लेके जाएंगे तो कितना वर्क होगा? भाई सेम लेवल है, कोई हाइट नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बोले सर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो है सर, यहाँ से यहाँ तक घसका दिए, लेकिन फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। अरे भाई साहब, एक ही लेवल पे किसी चीज को आपने रखा है इस तरह से। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशन का नीचे की तरफ। ये घसक के अपने से इधर चला गया, हमने फोर्स नहीं लगाया, ये घसक के यहाँ से अपने तक चला गया, तो कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब वर्क डन नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन कोई फोर्स नहीं लगा। तो अगर फोर्स ही नहीं लगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? mgh2। बोलो हाँ कि ना? फिर क्या होगा? जीरो। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जीरो, फिर यहाँ से यहाँ तक, बोलो रे, mgh3, फिर क्या होगा? जीरो। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा? mgh4, mgh4, फिर क्या होगा? जीरो, फिर क्या होगा? mgh5, फिर क्या होगा? जीरो, फिर क्या होगा? mgh6, फिर क्या होगा? जीरो। जीरो नहीं, mgh6 तो पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, तो पहुंच गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ये बताओ, mg कॉमन ले लिए, बाकी जीरो को तो छोड़ दिए, बाकी क्या बचा ना? h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5 प्लस h6। जरा बताइएगा ध्यान से, mg, ये सभी हाइट्स को अगर ऐड कर दिया जाए,
H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6 क्या हो जाएगा, ये H के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जा रहा है mgh। तो वर्क डन इन थर्ड पाथ इज ऑल्सो mgh। बोले क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चलिए थर्ड पाथ के लिए वर्क कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पाथ, सॉरी थर्ड तो हो चुका है, फोर्थ के लिए, तो ध्यान दीजिएगा वर्क डन इन फोर्थ पाथ। देखिए ध्यान से बच्चा, ये रास्ता जो है स्ट्रेट नहीं है ना, स्टेयर्स है, कुछ भी नहीं। मतलब यहां पर किस तरह का हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट काट काट के हमको करना पड़ेगा। छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर काटना होगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं उसको F मान लिए, और डिस्प्लेसमेंट छोटा छोटा सबको मिला करके टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या ही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट ही होता ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे कहां से, यहां को अगर 0 मान लो, यहां को अगर H मान लो, तुम 0 से H तक तुम करोगे, हाँ कि ना? और कौन सा फोर्स लगेगा हर टाइम इस पर, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ, तो F के जगह हम क्या लिखेंगे, mg लिख दिए। और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करना होगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ds, कहां से कहां तक, 0 से h तक, तो ds की जगह h s हो जाएगा, s की जगह क्या लिखेंगे, h माइनस 0, तो h आ जाएगा। सीधा सीधी कह सकते हो वर्क डन इन फोर्थ पाथ इक्वल टू mg, तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, और यहाँ ये क्लोज इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा। तो वर्क डन इन फोर्थ पाथ इज ऑल्सो mgh। तो इन सभी पाथ्स में, इन चारों पाथ में जो वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है, mgh। और यहाँ कौन सा फोर्स का यूज कर रहे थे बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप कह सकते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पहुंचने के बाद, यहां से यहां तक लेके जाने के बाद जो वर्क डन है सभी रास्तों के लिए क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। सो आप इस बात को लिख लीजिएगा, हेंस यहां पे लिख लीजिएगा, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे जीएफ लिखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, क्लियर है कि नहीं, कंजर्वेटिव इन नेचर लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया है, क्लियर है ना? अब हमारा क्या ड्यूटी है, नॉन कंजर्वेटिव देखना। नॉन कंजर्वेटिव देखने के बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। लेकिन एक बात और यहां पर क्लियर कर ले, क्या हम जब यहां से यहां जा रहे हैं तो वर्क डन अगर mgh हो रहा है तो हमें वापस अगर b से a आना है तो वर्क डन क्या होना चाहिए, माइनस mgh होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं अगर कंजर्वेटिव है तो रिवर्स जैसे ही आएगा, अगर क्लोज लूप बनेगा तो क्या होना चाहिए, वर्क डन 0 है। तो सिंपल है वैसा, याद रखिएगा। अगर यहां पर कंजर्वेटिव है तो याद रखिएगा वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन गोइंग b टू a। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इस बात को भी नीचे लिख लीजिएगा, क्लियर है कि नहीं? ए से बी तक जाने में जो वर्क हो रहा है बी से ए तक आने में भी उतना ही वर्क होगा, लेकिन नेगेटिव में लिखिएगा क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अरे बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए नॉन कंजर्वेटिव की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अब समझना है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा ना, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता हो। लिख रहा है यहां पर, क्या देखिएगा, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट, कोई वर्क कर रहा है या किसी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एक ही बात है, कोई वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, और इस ऑब्जेक्ट को हमें इस बी पॉइंट पर लेके जाना है। हो सकता है इसको ए से बी तक ले जाने में इस पाथ का फॉलो किए हैं हम, हो सकता है ऐसे लेके गए, हो सकता है आपने ऐसा लेके गया है, आपके पास 2 डिफरेंट पाथ्स है। और अगर वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 1 और वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 2, दोनों अगर इक्वल ना हो, दोनों अगर इक्वल ना हो, इसका मतलब यह है कि अगर इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो वर्क डन अलग आ रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो वर्क डन अलग आ रहा है। अगर अलग आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो भी फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया है। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि इस फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग रास्ते पर वर्क डन अलग अलग होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा।
क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, एक बात और, वहां पर हमने ये बात बताया था कि अगर ऐसा हो किसी क्लोज पाथ में, बोलने का मतलब मान के चलिए कि ए से आप किसी ऑब्जेक्ट को बी पर लेके जा रहे हैं और फिर वापस बी से ए पर लेकर के आ रहे हैं, तो जो नेट वर्क डन होता था, नेट वर्क डन होता था बाय दी कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो क्या आता था? 0 आता था। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर ये कंजर्वेटिव, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव है, अगर कंजर्वेटिव होता था तो क्या होता था? नेट वर्क डन 0। लेकिन यहां लिख रहा है इस बात का, फॉर अ कंप्लीट साइकिल दिस वर्क डन कैन नेवर बी 0। इस बात को ध्यान रखिएगा। माने बोलने का मतलब वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए विल नेवर बी 0। ध्यान रखिएगा, समथिंग विल बी देयर। अब जो होगा सो होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। दोनों का सम करने के बाद क्या आता था? 0 आता था। अगर कंजर्वेटिव होता था तो अभी क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव अगर है तो हमेशा क्या होगा? 0 नहीं होगा। नेट वर्क डन कुछ होगा, 0 नहीं होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग एटसेट्रा। बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, बट जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? फ्रिक्शन। देखिए ध्यान से, याद रखिएगा, ऐसे फोर्स जो मोशन को रेसिस्ट करता है, जैसे फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रेसिस्ट करता है। अच्छा, विस्कस फोर्स क्या है? फ्लूइड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम दिया गया है विस्कस फोर्स। तो वो भी क्या करता है? मोशन, सॉरी, जो फ्लूइड्स होते हैं उनके आपस में जो लेयर्स होते हैं, उनके लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन होता है। उन रिलेटिव मोशन को क्या करता है? ये रेसिस्ट करता है। इसीलिए विस्कस फोर्स भी क्या है? एक तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एयर ड्रैग, आपको पता है इस ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दे फ्रीली तो नीचे आ गया, लेकिन यहां पर जो प्रेजेंट एयर है वो उसके मोशन को क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है। तो जो भी मोशन को रेसिस्ट करता है वो एग्जांपल हो जाएंगे किसके? नॉन कंजर्वेटिव के। याद रखिएगा, ये पाथ पर डिपेंड करने वाले फोर्स हैं। ये इसका वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे उसको हम नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। तो हमें प्रूफ करना है, चलिए, कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो कैसे करेंगे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, ठीक है? मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है हम उसको मूव कराएंगे किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये सब अगर आप नोट कर लिए हैं तो बहुत बेहतरीन है, नहीं नोट किए हैं तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन के टाइम पे ये सब काम आता है जो हम अभी आपको बोल रहे हैं और जो मिटा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट है, सुनिए, एक फ्लैट सरफेस है, लेकिन ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन देखना है। अगर फ्रिक्शन देखना है तो रफ सरफेस लेना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर रखा हुआ है, लेट सपोज द पोजीशन इज ए। क्लियर है कि नहीं? इस ऑब्जेक्ट को, इसका मास हम मान लेते हैं m, ओके। इस ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस किया, इस तरह से डिस्प्लेस किया, इधर फोर्स लगाया, ऑब्वियसली फोर्स लगाया, आपने लगाया, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स। और ये फोर्स अप्लाई करके आपने क्या किया? इसको यहां पर लेकर के आया। द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज बी। आपने कितना डिस्प्लेस किया? लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट इज एस। क्लियर है कि नहीं है? सुनिएगा ध्यान से, अगर आपने इस पर फोर्स लगाया और ये अगर इधर मूव कर रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। यस और नो? अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक फोर्स, और अगर ट्राई कर रहा है तो स्टैटिक फोर्स। हम कह रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन है कि नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव किया है, मतलब भाई चला है, मतलब मोशन में था, मोशन में था तो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सब बातें हम नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ऑब्वियसली दिमाग में चल रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां गया है तो ऑब्वियसली मोशन हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है आपका, या फ्रिक्शन जो है ये आपका, ये हमको प्रूफ करना है कि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक काम करते हैं, ये जो फोर्स है ये कितना वर्क किया ये निकालिए। क्या निकालना हमें? वर्क डन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। ए से बी तक जब हम ऑब्जेक्ट को लेके गए तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना वर्क कर रहा है ये देखना है हमें। वर्क का फॉर्मूला है बच्चा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां कौन सा फोर्स लिखा है हमने? फ्रिक्शनल फोर्स लिखा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? देखिए ध्यान से, अगर डायरेक्टली हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो चलेगा। एक काम करते हैं, सीधा सीधी बताते हैं। ऐसे देखो ध्यान से,
अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह छोड़ दीजिए। वर्क इज अमाउंट, क्लियर है कि नहीं? आगे बात करें फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकलता है सर? न्यू इंटू एन। क्या होता है? न्यू इंटू एन। न्यू क्या है? ये जो सरफेस है, रफ सरफेस है मोला, और रफ सरफेस है अगर, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मान लीजिए न्यू दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ, न्यू ही ले लिया मान लीजिए, क्लियर है कि नहीं? न्यू ले लिया। एन क्या है? इसका रिएक्शन फोर्स। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ये सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लगाता है, और डाउनवर्ड क्या लगाता है? वेट लगाता है, दैट इज इक्वल टू mg। m मास है तो mg। ये n जो है किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स न्यू इंटू mg। बोले क्लियर है कि नहीं? सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला हेयर। f के जगह हम क्या लिख रहे हैं? न्यू mg, न्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट s है तो s लिख दिया। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज डूइंग टू मूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजिशन A टू पोजिशन B। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करें? अभी आपने जो वर्क डन निकाला वो क्या निकाला? A टू B निकाला। एक काम करते हैं, सुनिए ध्यान से। आप एक काम कीजिए, B टू A वर्क डन निकाल लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? अगर B टू A वर्क डन निकालिएगा तो क्या निकलेगा? वर्क डन इन कमिंग बैक फ्रॉम B टू A कितना आ जाएगा? अगेन फ्रिक्शन लगेगा। जब इस ऑब्जेक्ट को आप इधर से इधर लाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा, है कि नहीं? तो अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, F इंटू एस, अगेन डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, फ्रिक्शन उतना ही होगा, तो फ्रिक्शन उतना ही होगा, तो न्यू mgs। क्या नेटवर्क? नेटवर्क अगर निकालना चाहे, नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क दैट इज वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A। B टू A क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यू mgs प्लस न्यू mgs। कोई बच्चा बोलेगा सर हम माइनस करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो चलो यहाँ पर भी माइनस करना, यहाँ पर भी माइनस करना, दोनों जगह माइनस होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री -1 होता है। -1 होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। सर यहाँ क्यों माइनस होगा? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ आ रहा हो तो फ्रिक्शन उधर लग रहा है, फोर्स उधर, फ्रिक्शनल फोर्स उधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, अब भी 180 डिग्री, मतलब फिर से माइनस, तो दोनों में ही माइनस होगा अगर माइनस हुआ तो। इसीलिए हम एक काम कर रहे हैं, प्लस ले ले रहे हैं, दोनों में ही प्लस ले ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और नेट निकाल रहे हैं तो अमाउंट है ये, तो प्लस ही होगा ना, डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है, तो प्लस कर रहे हैं इन दोनों को। ये वेक्टर होता, ये वेक्टर होता तो सोचते कि इधर से उधर वर्क हो रहा है और वापस इधर से इधर वर्क हो रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऐसा मत कीजिएगा, वर्क इज अमाउंट, तो ऐड ही करना है हमेशा। तो अब जो है निकल के क्या आ रहा है? 2 न्यू mgs। क्या ये 0 के बराबर है? 0 नहीं है। हमने यहाँ पर आपको ये बताया था, फॉर अ कंप्लीट साइकिल दिस वर्क डन कैन नेवर बी 0। मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, उसका नेट वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम सम पॉइंट टू अदर एंड अदर टू बैक फ्रॉम द इनिशियल बैक टू द इनिशियल पोजीशन, कभी भी नेटवर्क 0 नहीं होगा, नेटवर्क 0 नहीं है। दस आप यहां लिख सकते हैं, दस या हेंस करके लिखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स is non-conservative in nature, non-conservative in nature। क्लियर है कि नहीं? ये बात हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? तो कंजर्वेटिव क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, ये बात हमने क्लियर कर लिया। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, ये सब भी चर्चा हो गया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ रही है। If W1, W2 and W3 represents the work done in moving a particle from A to B along 3 different paths, 1, 2, 3 respectively as shown. In gravitational field of a point mass, in the gravitational field, ध्यान दीजिएगा, of a point mass M, find the correct relation। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, W1 is greater than W2 is greater than W3, और W1 is equal to W2 is equal to W3, W1 is less than W2 is less than W3, और W2 is greater than W1 और W3। कौन सा होगा इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात, ग्राफ क्या दे रहा है आपका?
ग्राफ में ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट मास है जिसका मास m दिया हुआ है, इसको A पॉइंट से हम B पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। ये लेट्स सपोज दिस इज द B पॉइंट, ठीक है। इसके लिए 3 डिफरेंट पाथ्स फॉलो किया जा रहा है। पहला जो पाथ है वो इस टाइप का है, यहां से ऐसे लेके जा रहा है इसको, ठीक है कि नहीं, ऐसे लेके जा रहा है, यहां से ऐसे लेके जा रहा है, क्लियर है कि नहीं। दिस इज पाथ 1। एक पाथ है स्ट्रेट इस तरह से लेके जा रहा है, दिस इज पाथ 2। और एक पाथ है इस तरह से लेके जा रहा है, दिस इज पाथ 3, क्लियर है कि नहीं। तो बोल रहा है कि जो करेक्ट रिलेशन है वर्क का वो क्या होगा। बोल रहा इस रास्ते में जब जा रहे हैं तो वर्क W1 है, इस रास्ते में जब जा रहे हैं तो वर्क W2 है, इस रास्ते से जब जा रहे हैं तो वर्क W3 है। सबसे पहला बात, इसमें आसानी से ये बात लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर लिखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस टाइप का फील्ड है, कॉन्जर्वेटिव होता है। और अगर ये कॉन्जर्वेटिव है, अगर ये कॉन्जर्वेटिव है, अगर ये कॉन्जर्वेटिव है तो जो भी फोर्स लगा रहे हो उससे होने वाला जो वर्क डन है, चाहे वो आप कोई भी पाथ से लेके जा रहे हो, उसका वर्क डन क्या होता है, सेम होता है। मतलब वर्क डन इन पाथ 1 दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 2 दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको बताना चाह रहे हैं कि जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे सवाल कैसे आ सकता है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन जिसमें भी है आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रही है, ध्यान से देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg travels along a curve with velocity given by 4 I cap plus 16 k cap meter per second. After some time, its velocity becomes 8 I cap plus 20 j cap meter per second due to the action of conservative force. एक conservative force लग रहा, मतलब ऐसा फोर्स लग रहा जो जिसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये कहना चाह रहा है। द वर्क डन फॉर द वर्क डन ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम इज, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दिया हुआ है, लेट सपोज द मास इज m और यहां पर मास हम लिख देते हैं 0.01 kg, ये दिया हुआ। इस समय इसका वेलोसिटी है, यहां पे लिख रहा है वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म पे है 4 I cap plus 16 k cap, 4 I cap plus 16 k cap, ये है इसका वेलोसिटी। लेट्स सपोज दिस इज वेलोसिटी v1, ओके। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8 I cap plus 20 j cap। कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ के या घट के जो भी है v2 हो जाता है, और वो v2 किसके बराबर है, 8 I cap plus 20 j cap के इक्वल हो जाता है, मीटर पर सेकंड में दोनों ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने एक कंजर्वेटिव फोर्स इसमें लगाया है, कंजर्वेटिव फोर्स लगाया है जो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर जो वर्क डन होगा वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं बता दूं पहले ही, ये जो सवाल दिया गया है इस तरह से डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है। फिर इनडायरेक्टली कैसे निकालेंगे भाई साहब, एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वहां पर यह बात आपको बताया जाएगा कि जो भी वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। सर आप बोल रहे हैं और आप मान ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई वहां पर प्रूफ करेंगे ना, इस बात प्रूफ करके देंगे कि वर्क डन मतलब क्या हो सकता है कि कोई गाड़ी चल रही है, आपने उसे रोका तो भी वर्क डन किया, और हो सकता है कोई गाड़ी रुकी हुई है, उसको आपने चलाया तो भी वर्क डन है। तो जो भी वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको प्रूफ करेंगे आगे जाके, बट इसका एप्लीकेशन यहां पर आ गया तो आपको मैं बता रहा हूं, तो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो वर्क डन निकालना इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है सर, यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोलेंगे सर हाफ एम वी, यहां पर क्या है v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम, यहां पर क्या है v1 वेलोसिटी है, v1 स्क्वायर, क्लियर है। यहां से आपको मिल जा रहा है हाफ एम कॉमन आ जा रहा है, और यहां से आ जा रहा है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, सर v1 v2 दिया हुआ लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, यहाँ मैग्नीट्यूड बैठाना है। वर्क जो भी निकलता है बाबू मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है इसको। तो आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, v1 का
V1 वेक्टर के फॉर्म पे जो दिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो भी दिया हुआ I के पहले उसका स्क्वायर प्लस जो भी दिया हुआ K के पहले उसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लीजिए। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली V2 जो दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म पे उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट करके जो भी है निकाल लीजिए। यहां से मान लीजिए x निकला, यहां से मान लीजिए y निकला है, जो भी निकला है यहां पर पुट कीजिए और यहां पर आंसर निकालिएगा, जूल में निकलेगा वर्क डन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? हम आंसर नहीं बता रहे हैं, ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है, बट जो हिंट देना है वो हमने दे दिया। मतलब वर्क और एनर्जी को हमें क्या करके मिक्स करके पढ़ना होगा। इसका मतलब यह है कि वर्क पढ़ लिए लेकिन एनर्जी पढ़ना बाकी है। दोनों को पढ़ने के बाद ये थ्योरम आपके सामने आएगा और फिर हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो इस तरह से सवाल दिया जा सकता है। चूंकि इस सवाल को यहां क्यों लिया गया है तो आपको मैं बता दूं, यहां लिखा हुआ है कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स लगा करके ऐसा किया है। तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि पाथ डिपेंड नहीं हो रहा है इसका वर्क डन। ये जो वर्क डन आप निकाल रहे हैं ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। बस इतना के लिए ये सवाल को यहां लिया गया, लेकिन यहां नहीं होना चाहिए, आगे होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम वर्क के बारे में क्या सीखेंगे। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम का एक चीज आपने सीखा था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जहां से आप रुक करके सारा कैलकुलेशन, सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं। माने कोई आप रुके हुए हैं और आप रुके हुए हैं और आपके सामने से कोई गाड़ी गुजर रही है, यू आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अपने हिसाब से बताएं कि गाड़ी इतना वेलोसिटी से पार हुआ। हो सकता है आप चल भी रहे हो, मतलब आप चल रहे हैं, मतलब आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप खुद ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपके हिसाब से उसका वेलोसिटी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझते? अब बात हो रहा है कि क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी तो डिपेंड करता है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाए तो वेलोसिटी डिपेंड करता है कि नहीं? आप किसी स्टेशन पे रुके हुए हैं और कोई ट्रेन पे सवारी बैठा हुआ है और चल रहा ट्रेन, तो आपको क्या लगेगा, वो ट्रेन वेलोसिटी पे है। लेकिन अगर ट्रेन पे बैठे हुआ कोई सवारी, ये उससे पूछा जाए कि क्या आप वेलोसिटी में है कि आप रुके हुए, रेस्ट पर है कि मोशन पे, तो वो क्या बोलेगा, रेस्ट पर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जगह जैसे ही बदलता है वैसे ही क्या हो जाता है, उसका वेलोसिटी मतलब मोशन जो है बदल जाता है। हम सवाल पूछ रहे हैं अभी कि क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो चलिए उस चीज को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने हेडिंग में ही इस चीज को लिख लिया है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब वर्क जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सवाल ऐसा कैसे? तो जैसे कि आपको पता है क्या कि विथ चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फोर्स डज नॉट चेंज। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से अप्लाइड फोर्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने ऐसा एक फोर्स लगाया। मान के चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये है, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और आपने एफ अमाउंट का फोर्स इस पे लगाया। दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दीजिए। लेट सपोज कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां चला गया, ये हो गया x, ये हो गया y। अब आप यहां से देख रहे हैं, पहले आप यहां से देख रहे थे, अब आप यहां से देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो बदल जाएगा। अभी भी तो वही है। इधर से भी पता चल रहा था कि राइट वर्ड फोर्स लग रहा है, इतना अमाउंट का फोर्स लग रहा है, लेट सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और अब भी अगर यहां से देखेंगे तब भी पता चलेगा कि राइट वर्ड फोर्स ही लग रहा है, 10 न्यूटन का ही लग रहा है ना? क्या है, यहां से देखने के बाद ये लगेगा क्या, यहां से देखने के बाद क्या लगेगा कि लेफ्ट वर्ड फोर्स लग रहा है। अभी भी लग रहा है राइट वर्ड फोर्स ही है और 10 न्यूटन का फोर्स। फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करें तो आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, जो कि हम मान लेते हैं R1 है। लेकिन अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करें तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर अलग होगा, कुछ और ही होगा। लेट्स सपोज R2 वेक्टर होगा। क्या ये दोनों पोजीशन वेक्टर सेम ही होगा हमेशा, जरूरी है? नहीं। इसका मतलब अगर पोजीशन वेक्टर चेंज है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऑटोमेटिक चेंज आ सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां लिखा हुआ ये बात, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट में चेंज, फोर्स तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से चेंज नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से चेंज हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। सो वर्क डन बाय अ फोर्स will be different in different frames. वर्क डन
किससे बना है भाई? सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलके बना है। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड तो करता है। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है तो ऑटोमेटिक वर्क डन भी क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका एक एग्जांपल लिया है हमने, इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ध्यान से सुनिए। If a porter with a suitcase on his hands moves up a suitcase, moves up a staircase, ये staircase है, सीढ़ी है, पोर्टर है, कुली है, वो क्या कर रहा है? एक सूटकेस को अपने माथा पे उठा रहा है। कोई सूटकेस है? सूटकेस है क्या? हाँ 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 हाँ, नहीं है? बुक्स, बुक्स वगैरह कुछ भी ले लो। चलिए माइक का माइक, ये सूटकेस है, ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या किया, पहले ऐसे उठाया, उठा करके ये माथे पे रखा, तो इसने कितना वर्क डन किया? कोई वर्क डन नहीं। हाँ, इन लिफ्टिंग है, हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, mg नीचे लग रहा है, हमें पता है इन लिफ्टिंग वर्क डन हुआ, लेकिन ऐसे हम अब रखे हुए हैं, अब हम कोई वर्क डन है विद रेस्पेक्ट टू मी, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू मी, नहीं है। लेकिन अगर हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो क्या सीढ़ी के रेस्पेक्ट में, बोलने का मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कोई वर्क डन होगा? लेट्स सपोज दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, अरे सिर में क्या है? सूटकेस लगा हुआ, ठीक है, यहां पर है, क्लियर है कि नहीं? और ये पोर्टर आफ्टर सम टाइम यहां पहुंचता है, इसी चीज को सिर में लेकर के। ये छोटा हो गया, क्या बात है, मार दिया क्या? नहीं, ठीक है। तो आप ये जरा बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, यहां देखिए लिखा हुआ है, इफ अ पोर्टर विद अ सूटकेस ऑन हिज हैंड्स मूव्स अप अ स्टेयरकेस, धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? सीढ़ी से ऊपर जा रहा है, वर्क डन बाय अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स रिलेटिव टू हिम, अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स रिलेटिव टू हिम विल बी 0। माने हमने क्या किया, हम एक पोर्टर हैं और ये हमने रखा, तो वर्क डन बाय दिस पोर्टर इज 0 विद रेस्पेक्ट टू मी, विद रेस्पेक्ट टू पोर्टर हिमसेल्फ। लेकिन अगर हम स्टेयर केस में चढ़ रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने वर्क किया कि नहीं किया? क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखिए डिस्प्लेसमेंट करते चले गए, हाँ ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां डिस्प्लेसमेंट किया है आपका 0, और धीरे 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 अप जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हो गया? h डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस पर फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था? फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा था? mg, नीचे के डायरेक्शन में, समझ में आ रहा? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो mgh, हमने ये बात लिखा है, ध्यान से देखिएगा, while relative to a person on the ground is mgh। यहां हमने एक लाइन छोड़ा है आपके पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला था रिलेटिव टू हिम वर्क डन जो है वो क्या है? 0 है। क्यों है? क्योंकि एज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू हिम इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है हमारे, मेरे रेस्पेक्ट में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट क्या है? मेरे रेस्पेक्ट, हम तो यहां भी है, हम तो यहां भी है, तो मेरे रेस्पेक्ट में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट है। जब हम स्टेयर केस में चढ़ के ऊपर चले जा रहे थे h हाइट तक, तब इस स्टेयर केस के रेस्पेक्ट में वर्क डन हुआ है। तो देखिए ध्यान से, हमारे हिसाब से अगर देखें तो वर्क डन नहीं, और स्टेयर केस के हिसाब से देखें तो वर्क डन हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस इंसान से पूछोगे कि भाई तुमने काम किया, बोलेगा ना हम तो काम कुछ नहीं किए। लेकिन अगर कोई यहां पर बैठा हुआ है और बोल रहा है कि वर्क डन किया कि नहीं किया, अरे यहाँ पे एक तो सुपरवाइजर है मान लो, और इसको काम करने के लिए बोला गया है कि देखो काम सब हो रहा कि नहीं, तो ये क्या बोलेगा सुपरवाइजर? हाँ सर, ये आदमी यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब वर्क डन हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं? फ्रेम जैसे ही बदला, वर्क डन भी बदल गया, इसलिए कहा जा रहा है कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है कि नहीं है? आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, उस हिसाब से वर्क चेंज हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर फोर्स डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, इस वजह से वर्क डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर को और हम लंबा नहीं करेंगे, बहुत सारे थ्योरीज हमने इसमें कवर करने का कोशिश किया, जो भी टॉपिक्स के सवाल आ सकते हैं इससे कवर करने का कोशिश किया। ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो जो हमने कवर करने का कोशिश किया। बाकी वर्क आपका यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ वर्क अभी बचा हुआ है, मतलब वर्क का और भी यूजेस होंगे,
जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन आफ्टर एनर्जी। पहले अब हमारा वो टाइम आ चुका है कि इतना वर्क पढ़ने के बाद एनर्जी को पढ़ा जाए। जब हम एनर्जी कवर करेंगे और उस समय वर्क को हम इंट्रोड्यूस करके दोनों का मिक्सचर देखेंगे। जैसे कि आज आपने एक क्वेश्चन में फंसा, वर्क एनर्जी थ्योरम, इस टाइप का कुछ चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहें। और कह दे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।